Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Ahmed Rauf Khan and welcome you in my YouTube channel. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 साइंस ग्रुप वालों का मैथ का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप सब इस पूरे सेशन में मेरे साथ रहेंगे। इंशाल्लाह हम स्टेप वाइज सारी एक्सरसाइजेज करेंगे और मेरी कोशिश होगी कि आपको नहायत ही आसान तरीके से क्वेश्चन करवाए जाएँ ताकि आपको ईजीली समझ आ जाए। तो अब हम यूनिट नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 1 का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस पहले हम देखते हैं कि मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो देखिए मैंने मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। मैट्रिक्स को उर्दू में कहते हैं कालब। मैट्रिक्स क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यह मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में कहता है कि कोई भी रियल नंबर्स हमारे पास हों उनको हम यह स्क्वायर ब्रैकेट्स इनको कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर दें तो उसको हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। जिस तरह देखिए मेरे पास यह रियल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6। ये मैंने कोई भी रियल नंबर्स ले लिए, इनको मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख देता हूँ तो उसको हम मैट्रिक्स का नाम देंगे 1 2 3 4 5 6। ये देखें इन रियल नंबर्स को मैंने ब्रैकेट्स में बंद कर दिया तो अब इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स है। उर्दू में इसको कहेंगे कालब। तो कोई भी रियल नंबर्स होंगे उनको हम ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे तो उसको हम मैट्रिक्स कहेंगे। अब आगे आ जाता है मैट्रिक्स के अंदर रोज़ और कॉलम। रोज़ क्या होती हैं? दी हॉरिजॉन्टल लाइंस इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड रोज़। ये रोज़ की डेफिनेशन लिखी हुई है कि मैट्रिक्स में रोज़ क्या होती हैं? जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। हॉरिजॉन्टल कहते हैं लेफ़्ट से राइट जो हमारे पास लाइन होती है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। जिस तरह देखें इस मैट्रिक्स में हमारे पास एक ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इनको हम कहेंगे रोज़। इसको कहेंगे ये रो 1 है और ये रो 2 है। इसी तरह इस मैट्रिक्स में देखिए कितनी रोज़ हैं? 1 2 3। इस मैट्रिक्स में 3 रोज़ हैं। और मैट्रिक्स सी में देखें सिर्फ एक ही रो है हमारे पास, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही आ रही है तो हम कहेंगे कि इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो है। अब देखिए मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया है। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास कितनी रोज़ हैं। ये देखें एक ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, दूसरी ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज़ हैं। रो 1 को हम R1 का नाम देंगे और रो 2 को हम R2 का नाम देंगे। रो को हम R से शो करते हैं और आगे ये जो कॉलम है कॉलम को हम C से शो करेंगे। कॉलम क्या होता है? दी वर्टिकल लाइंस इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड कॉलम। मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती हैं, वर्टिकल कहते हैं टॉप टू बॉटम या उर्दू में कहेंगे ऊपर से नीचे की तरफ जो हमारे पास लाइनें होंगी इनको हम कहेंगे वर्टिकल लाइंस। जिस तरह देखें इस मैट्रिक्स में हमारे पास यह ऊपर से नीचे की तरफ 3 लाइनें, इस मैट्रिक्स में 2 लाइंस है हमारे पास, तो कहेंगे कि इस मैट्रिक्स में 2 कॉलम है। कॉलम क्या होते हैं? वर्टिकल लाइन। यह कॉलम 1 आ जाएगा, यह कॉलम 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ मैं इधर कोई रियल नंबर्स ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। ये मैंने रियल नंबर्स ले लिया। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया। अब इस मैट्रिक्स में देखते हैं कितने कॉलम है। ये देखें ये कॉलम 1 हो जाएगा, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3। इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। पहले कॉलम को हम कहेंगे C1, दूसरे को कहेंगे C2 और तीसरे को कहेंगे C3, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ कि कॉलम को हम C से शो करते हैं। तो ये हमने देख लिया कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स के अंदर आगे रोज़ क्या होती हैं और कॉलम क्या होते हैं। रोज़ मैट्रिक्स के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और कॉलम होते हैं, कॉलम क्या होते हैं? वर्टिकल लाइंस। ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइंस आती हैं उनको हम कॉलम कहते हैं। हमने देख लिया कि मैट्रिक्स में रोज़ क्या होती हैं और कॉलम क्या होते हैं। रोज़ और कॉलम के बाद आगे आ जाता है आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का आर्डर क्या होता है? ये देखें मैंने आर्डर का फार्मूला लिख लिया है। आर्डर होता है नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम। किसी मैट्रिक्स में जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी
और नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे उनको हम लिख देंगे, तो उसे कहेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फ़र्ज़ किया ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। अब मैट्रिक्स ए में पहले हम देखते हैं रोज़ कितनी है। ये देखें 1 2, मैट्रिक्स ए में हमारे पास कितनी रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं। तो नंबर ऑफ़ रोज़ के नीचे हम लिख देंगे 2, आगे ये बाय इसी तरह लिखें बाय। अब नंबर ऑफ़ कॉलम देखेंगे, देखिए ये जो ए मैट्रिक्स है इसमें कितने कॉलम है? ये कॉलम 1 हो जाएगा और ये वाला कॉलम 2 कॉलम है इसमें हमारे पास। तो नंबर ऑफ़ कॉलम के नीचे भी हम लिख देंगे 2। तो ये जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर आ गया हमारे पास, ये कितना आ जाएगा? 2/2। इसके साथ इधर लिख देंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का हमारे पास ऑर्डर कितना है? 2/2 के इस मैट्रिक्स ए में हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब इसी तरह एक और मैट्रिक्स मैंने लिया हुआ है, इसको मैंने बी का नाम दिया है। तो देखिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। अब हम इस मैट्रिक्स बी का ऑर्डर देखते हैं। देखें पहले नंबर ऑफ़ रोज़ आती हैं, इसमें कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं? 1 2, इसमें 2 रोज़ हैं। तो नंबर ऑफ़ रोज़ के नीचे मैं लिख दूँगा 2, आगे ये बाय इसी तरह ही आएगा 2 बाय। और देखें आगे नंबर ऑफ़ कॉलम्स आते हैं। अब मैं देखता हूँ कि मैट्रिक्स बी में कितने कॉलम्स आ रहे हैं। ये देखें इसमें 1 2 3, इसमें 3 कॉलम्स आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के नीचे मैं 3 लिख दूँगा। तो हमारे पास इस मैट्रिक्स बी का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2/3। तो यह ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने का तरीका था। आगे आ जाते हैं इक्वल मैट्रिक्स। तो ये इक्वल मैट्रिक्स मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, 2 मैट्रिक्स आर इक्वल इफ़ दी ऑर्डर एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। 2 मैट्रिक्स को हम उसी वक्त इक्वल कहेंगे जब उनका ऑर्डर और कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होंगी। ऑर्डर तो आपको पता है कि रोज़ और कॉलम की तादाद, देखें जिस तरह इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं और इसमें भी 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो हम कहेंगे कि इन दोनों का ऑर्डर सेम है। आगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ कह रहा है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ ये वाली होती हैं, जिस तरह देखें इस मैट्रिक्स में पहली एंट्री 1 आ रही है तो इसमें भी 1 ही है। आगे दूसरी एंट्री 2 है तो इसमें भी 2 ही आ रही है। आगे इधर 3 है तो इधर भी 3 आ रही हो। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होंगी तो तब भी हम कहेंगे कि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। अगर एक भी एंट्री डिफरेंट आ रही होगी, जिस तरह अगर इधर 4 है और इधर कोई और नंबर आ रहा हो, 7 आ रहा हो, 8 आ रहा हो, तो फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं रहेंगी, फिर हम कहेंगे कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। अब देखिए हमारे पास यहाँ तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम आ रही है, तो मैंने कह दिया कि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो ये इक्वल मैट्रिक्स की हमने डिफिनीशन कर ली। अब देखें हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फाइंड दी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने फाइंड करना है। तो ऑर्डर की हमने डेफिनीशन पढ़ ली है। ये देखें ऑर्डर का फिर मैंने फार्मूला लिख दिया है। ऑर्डर हमारे पास इक्वल होता है नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स। आपको रोज़ और कॉलम के बारे में भी पता चल गया है कि मैट्रिक्स की रोज़ क्या होती हैं और कॉलम क्या होते हैं। अब हम देखें ये जितने मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए बी सी डी ई एफ और जी, इन तमाम का हम ऑर्डर फाइंड करेंगे। पहले देखें मैट्रिक्स ए आ जाता है हमारे पास, तो इसका ऑर्डर हम देखते हैं क्या होगा। देखें मैं लिखता हूँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हमारे पास कितना होगा। तो पहले आती है नंबर ऑफ़ रोज़। पहले मैं देता हूँ इसमें कितनी रोज़ हैं। ये देखें 1 2 रोज़ आ रही हैं। आगे ये बाई इसी तरह ही लिखेंगे। आगे आता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। इसमें कितने कॉलम्स आ रहे हैं। देखें 1 और 2 कॉलम्स आ रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा 2/2। अब बी का मैं ऑर्डर देखता हूँ। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी कितना आ जाएगा। नंबर ऑफ़ रोज़, कितनी रोज़ आ रही हैं। इसमें भी 2 रोज़ हैं बाय। आगे आते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम। तो देखें 2 ही कॉलम्स है तो इसका भी ऑर्डर आ जाएगा 2/2। आगे सी मैट्रिक्स आ जाता है। तो ऑर्डर ऑफ सी हमारे पास कितना हो जाएगा। देखें इसमें ओनली 1 रो है
तो इसमें रो आ जाएगी 1 बाय कॉलम देखें इसमें कितने 1 2 कॉलम्स हैं इसमें, तो कॉलम की जगह आ जाएगा 2, तो ऑर्डर ऑफ सी हमारे पास आ जाएगा 1/2। अब इसी तरह देखें ये डी मैट्रिक्स है, इसका मैं ऑर्डर लिखता हूँ, तो ऑर्डर ऑफ डी इक्वल हो जाएगा। देखें पहले नंबर ऑफ रोज़ आती हैं, डी मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं, ये 1 2 3 रोज़ आ रही हैं हमारे पास बाय। आगे आते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम, तो देखें इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो कॉलम की जगह हम लिख देंगे 1, तो डी का ऑर्डर आ गया 3/1। इसी तरह ई में हम देखते हैं ई का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो मैट्रिक्स ई का ऑर्डर हम देखते हैं। देखें इसमें कितनी रोज़ आ रही हैं, पहले नंबर ऑफ़ रोज़ है तो इसमें रोज़ देखेंगे 1 2 और 3, इसमें 3 रोज़ आ रही हैं बाय। अब हम कॉलम देखते हैं, ये देखें 1 2 कॉलम्स आ रहे हैं, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हमारे पास आ जाएगा 3/2। अब आगे एफ मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर हमारे पास कितना आ जाएगा, देखें इसमें सिर्फ एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 1/1। एफ मैट्रिक्स का जो हमारे पास ऑर्डर आएगा वो 1/1 आ जाएगा। आगे मैट्रिक्स जी आ रहा है, तो मैं लिख देता हूँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जी, तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जी हमारे पास कितना आ जाएगा। पहले नंबर ऑफ़ रोज़ हमने देखनी है कि इसमें कितनी रोज़ आ रही हैं। देखें 1, ये देखें ये रो 1 हो जाएगी, ये रो नंबर 2 और ये रो 3 रोज़ आ रही हैं हमारे पास 3/। अब आगे हम नंबर ऑफ़ कॉलम देखते हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम इसमें कितने हैं 1 2 और ये कॉलम 3, इसमें 3 कॉलम्स आ गए, तो ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास आ जाएगा 3/3। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ आ गया होगा कि किस तरह हमने मैट्रिक्स के ऑर्डर फाइंड करने। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। कहता है कि ये जो हमें नीचे मैट्रिक्स दिए हुए हैं बताएं कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। तो देखें पहले मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, आगे बी सी ये सारे मैट्रिक्स दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि जो मैट्रिक्स सिंप्लीफाई हो रहे हैं जिनमें प्लस या माइनस आ रही है तो उनको पहले मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। जिस तरह देखें ये सी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स में देखें 5 - 2 हो रहा है, 5 में से 2 माइनस हो रहा है, तो 5 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास कितना रह जाता है 3 रह जाता है। इस तरह देखें ये जी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जी में से भी 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 और 3 + 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो जी मैट्रिक्स हमारे पास ये वाला आ गया है 2 6। इसी तरह ये आई है, आई मैट्रिक्स हमारे पास 3 इसी तरह ही आएगा, और जो दूसरी एंट्रीज है ये हमारे पास 3 + 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो आई मैट्रिक्स हमारे पास 3 और 5 के इक्वल है। इसी तरह आगे ये वाला जे आ रहा है, जे में देखें पहली एंट्रीज की जगह 2 + 2 लिखा हुआ है, तो 2 + 2 हमारे पास 4 होता है, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, और इधर देखें 2 + 4 6 हो जाएगा, और 2 + 0 करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। लिहाजा ये जो जे मैट्रिक्स है ये हमारे पास 4 0 6 2 की इक्वल है। अब हम देखते हैं पहला मैट्रिक्स ए में हमारे पास आ रहा है 3। अब हम देखेंगे और 3 वाला मैट्रिक्स किधर आ रहा है, तो देखें यह सी मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ 3 आ रहा है, तो ए और सी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये ए और सी आपस में इक्वल हो जाएंगे। इधर मैं लिख दूंगा ए इक्वल आ गया है सी के। आगे बी मैट्रिक्स है, बी में 3 और 5 दिए हुए हैं। आगे हम देखते हैं कि 3 और 5 कहाँ आ रहे हैं, तो देखें ये जो आई मैट्रिक्स है इसमें 3 और 5 आ रहे हैं, तो ये जो बी और आई आपस में इक्वल हो जाएंगे, बी इक्वल आ जाएगा आई मैट्रिक्स के। आगे आ रहा है जी हमारे पास डी में 5 और 3 है, तो हम चेक करते हैं कि 5 और 3 और किधर कहीं आ रहा है,
तो देखें 5 और 3 वाला मैट्रिक्स और कोई नहीं है। आगे ई मैट्रिक्स है, ई में 4062 आ रहा है। आगे एच में भी देखें 4062 आ रहा है, और ये जो जे मैट्रिक्स है इसमें भी 4062 आ रहा है। तो लिहाजा ये तीनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो मैं लिख दूंगा मैट्रिक्स ई इक्वल है एच के और ये इक्वल है जे के। ये तीनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। ये ई वाला भी हो गया, एच वाला भी, और ये जी वाला भी हो गया। फिर जब हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स रह गया है एफ, इसमें 2 और 6 आ रहे हैं। तो देखिए इधर जी में भी हमारे पास 2 और 6 आ रहे हैं। तो लिहाजा ये वाला एफ और जी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो एफ इक्वल हो जाएगा जी के। तो ये जो मैट्रिक्स आपस में इक्वल आ रहे हैं, देखिए हमने उनको इक्वेट कर लिया है। एक्सरसाइज 1.1 का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। हमने ये जो मैट्रिक्स में ए बी सी और डी आ रहे हैं, इनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखें ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स दोनों इक्वल दिए हुए हैं। तो हमने पढ़ा है कि दो मैट्रिक्स हमारे पास उसी वक्त इक्वल होते हैं जब उनकी तमाम एंट्रीज आपस में इक्वल हों, कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज। पहली एंट्री पहले की इक्वल हो, दूसरी दूसरे के, तीसरी तीसरे के, और चौथी एंट्री चौथी की इक्वल हो, तभी हम कहते हैं कि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। तो देखें ये इक्वल दिया हुआ है, तो लिहाजा मैं क्या करूँगा, पहली एंट्री को पहली के इक्वल रख लूँगा। यहाँ से a प्लस सी इक्वल हो जाएगी 0 के। इसी तरह देखें c-1 इक्वल हो जाएगी 3 के, c-1 इक्वल हो जाएगी 3 के। आगे a प्लस 2b, a प्लस 2b इक्वल हो जाएगी -7 के, और 4d-6 ये इक्वल हो जाएगी 2d के। 4d - 6 इक्वल हो जाएगी 2d के। अब यहाँ से देखें ये हमारे पास 1 2 3 4 इक्वेशंस आ गई हैं। यहाँ से मैं a b c की वैल्यू निकाल लेता हूँ। पहले देखूंगा जो वैल्यू आसानी से निकल सकती है वो वैल्यू मैं फाइंड कर लूँगा। यहाँ से देखें c की वैल्यू इधर -1 आ रहा है। -1 को अगर मैं राइट साइड पे लेके जाऊँ तो ये +1 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 3 + 1। तो 3 + 1 कितना होता है 4। तो c की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। अब यहाँ से देखें d की वैल्यू भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। यह 4d है, 2d को मैं लेफ़्ट साइड पे लेके आता हूँ तो -2d हो जाएगा, और इक्वल टू ये -6 है, इसको इक्वल के मैं राइट साइड पे लेके जाता हूँ तो +6 हो जाएगा। अब 4d में से मैं 2d निकालूंगा तो हमारे पास 2d रह जाएंगे इक्वल टू 6। या 2, अब देखें 2 को ख़त्म करने के लिए मैं दोनों साइडों पर 2 से डिवाइड कर देता हूँ। यह 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ देखें 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। तो d की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। d की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब यहाँ जो c की वैल्यू हमारे पास आई थी, इसको मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। जहाँ c आ रहा है वहाँ c की वैल्यू लगा देता हूँ। तो a प्लस c की वैल्यू 4 आ रही है, c की जगह 4 लगा देता हूँ इक्वल टू 0। अब +4 है, इसको मैं राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो -4 हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास -4 आ जाएगी। यहाँ से आप देखें a की वैल्यू भी फाइंड हो गई, c की, d की। अब b की वैल्यू रह गई है। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन में मैं a की वैल्यू पुट कर देता हूँ। a की वैल्यू हमारे पास -4 आई है, a की जगह मैं -4 लगा देता हूँ। प्लस 2b इक्वल हो जाएगा -7 के। अब ये -4 है, इसको मैं इक्वल के राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो +4 हो जाएगा। 2b को लेफ़्ट साइड पे रखेंगे, 2b इक्वल हो जाएगा -7, और ये -4 है, इक्वल के राइट साइड पे जाके +4 हो जाएगा। अब देखें 2b इसी तरह ही आएगा इक्वल टू -7 में से +4 निकालेंगे तो हमारे पास -3 रह जाएगा। एक माइनस वाली हो एक प्लस वाली हो तो हम क्या करते हैं, बड़ी रकम में से छोटी को निकाल देते हैं, और साथ जो ये साइन होती है ये बड़ी रकम की लगाते हैं। तो देखिए हमारे पास -3 आ गया।
अब बी की वैल्यू हमने निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइडों पर 2 से डिवाइड कर देता हूँ। 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो बी की वैल्यू हमारे पास रह जाएगी -3/2। बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3/2। तो ये देखें, हमने ए, बी, सी और डी ये चारों वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और ये पेपर में अक्सर आता भी रहता है, तो इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। तो आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।